दूर दूर से आपका आदरणीय चौधरी साहब व सम्मानित मंच, आज जब दिल्ली से उड़ान भरी, चारों तरफ देखा धुंध ही धुंध, लेकिन जिस तरह से सूर्य की किरणें अंधकार को दूर कर देती, जैसे जैसे आगरा करीब आया, इस मैदान के ऊपर वो हेलीकॉप्टर आया और यूं मानो एक समुद्र था। आप लोग जिनके चेहरों पर मैं आशा देखता हूं, मेहनत और उम्मीद की चमक देखता हूं, इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हो, ये किसी चीज का प्रमाण, ये प्रमाणित करता है कि आज भी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों की कमी नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि आज वो लोग जो कामगार हैं, जो खेत और खलिहानों में काम करते हैं, जो नौजवान हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, हमें विश्वास है लोकदल आज संकल्प रैली के आयोजन में सबसे पहले मैं एक संकल्प लेता हूं आपके आगे, और मेरा संकल्प यह है कि आपके इस विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। जनवरी को राष्ट्रपति ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संदेश दिया देश, और एक बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि राजनीति में वादे वही करें जो निभाए जा सकते। 2014 के चुनावी समर में हम और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हमने यूपी के विधानसभा चुनावों को भी देखा, जहां बहुत बड़े बड़े वादे हुए। मैं इतना ही कहूंगा कि संकीर्ण विचारों से और खोखले वादों से ना तो ये राज्य आगे बढ़ सकता है, ना ये देश आगे बढ़ सकता है। एक तरफ वो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी राज्य को सुधारना है तो 56 इंच का सीना चाहिए, और दूसरी तरफ एक खान साहब है, वो कह रहे हैं कि नेताजी भी पहलवान है। इशारा मेरा समझ रहे होंगे किन की तरफ मैं कह रहा हूं, समझ गए ना भैया? छाती में हवा भरने से राज प्रगति नहीं करेगा। बहुत हवा भर ली लोगों ने, उनकी हवा निकालेगी जनता। पसीना बहाना होगा, पसीना। मुझे विश्वास है कि इस राज्य के नौजवानों के पुरुषार्थ के बल पर यह राज्य आगे बढ़ेगा। आज हम पिछड़ रहे हैं, यूपी बदनाम है। आप इस राज्य के बाहर किसी और से बात करें, जब यूपी का जिक्र होता है तो सोचते हैं गुंडागर्दी, वो सोचते हैं कि धार्मिक और जातीयता की भावना, उन्माद की भावना, उनके मन में विकास, सकारात्मक विचार, यहाँ के लोगों की मेहनत, यहाँ के नौजवानों का हुनर नहीं दिखाई देता है। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर आप जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, आजकल हम आधुनिक युग से जुड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहूंगा, गूगल का नाम सुना है? अगर आप गूगल पे लिखें उत्तर प्रदेश 2013, जो सूची आती है 4थे नंबर पे लिखा है मुजफ्फरनगर दंगा। देश विदेश में कोई भी अगर यूपी 2013 टाइप करेगा, उसे क्या दिखाई देगा? वो क्या पढ़ेगा? मैं उस क्षेत्र में गया हूं जहां ये घटनाएं हुई। मैंने प्रयास किया हर एक उस व्यक्ति से मिलने जो आज अपने आप को अकेला और लाचार महसूस कर रहा है। एक तरफ निर्दोष किसान और दूसरी तरफ लोग हैं जो बेघर हो गए एक झटकन।
किन दो पार्टियों को लाभ हो सकता था, ये आपको सोचना हो। जब ये प्रश्न उठता है कि दंगे किसने कराए, क्यों कराए, कौन सी दो पार्टियां हैं जो सोचती है कि दंगा करा के हमें राजनीतिक लाभ हो, पूछ लीजिए चारों तरफ, आपको पता है किन की बात मैं कर रहा हूं। पता है तो हाथ खड़े कर दीजिए, कौन हो सकता है? अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए जो आदमी घर में परिवार में बंटवारा कर सकता हो, ये लोग देश के लिए काम कर नहीं सकते। हमें परिवार को इकट्ठा करना होगा, जो हमारी परंपराएं थी वो कायम रहेंगी। मुझे विश्वास है आप पर, मुझे विश्वास है नौजवानों पर, मुझे विश्वास है समाज के उस अच्छे लोगों पर जो समाज को जोड़ने का काम कर सकते हैं। लोकदल का सिपाही चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी समाज को तोड़ने का काम नहीं कर सकते। हर दल का एक चरित्र होता है। अगर मैं बीएसपी की तरफ देखूं, हाँ, शुरुआत में कहा जा सकता है कि गांव से जो गरीब तबका था वो सोचता था कि हमें अपना नेतृत्व चाहिए। संगठन में बहुत से अच्छे लोग हैं उनके दल में जो अच्छा काम करते हों, लेकिन जब उन्होंने धीमे धीमे उन्हें एहसास हुआ, उनकी सरकार बनी, सरकार के कामकाज से उन्होंने देखा, कार्यशैली को उन्होंने देखा, क्या हो रहा था, क्या लूट मच रही थी। इस क्षेत्र के किसानों को याद होगा, किसानों पर वार किया था उस सरकार ने, बार बार किया था। जब किसान अपनी जमीन के लिए कह रहे थे, अपने अधिकार के लिए लड़ने सड़कों पे आए थे, तो हम पर वार किया था उस सरकार ने। हम नहीं बुला सकते उन चीजों। उस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा कि नेता की नीति क्या है, नेता की नैतिकता क्या है, नेता की सोच क्या है। उन्होंने देखा कि हम मेहनत करते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, और ऊपर से कोई आ जाता है, टिकट खरीद लेता है, चुनाव लड़ जाता है। एक तरफ, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार है। याद करो दोस्तों, जब जब इनकी सरकार बनती है, आज आप देख सकते हैं जाकर किसी थाने और तहसील में, आप जाके देखिए क्या माहौल है, देखिए क्या व्यवहार है। सरकारी जो तंत्र होता है, जो अफसर होते हैं, जो दरोगा होता है, जो कर्मचारी होता है, जो क्लर्क होता है, क्या उसका व्यवहार है लोगों के प्रति। तमाम वो लोग जो थाने और तहसील पे दलाली करना चाहते हैं, उनके गाड़ियों पे समाजवादी पार्टी का झंडा लग रहा है। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और मैं दिखाता हूं कि लोकदल के लोग जानते हैं कि राजनीतिक रूप से आप कमजोर हो या शक्तिशाली हो, अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो सबसे पहले लोकदल का आदमी होगा, चौधरी चरण सिंह का अनुयायी होगा, जो उसके लिए लड़ने का काम करेगा। दंगल समाज के लोग यहां बड़ी संख्या में आए। 1 जनवरी 2009 में जहां बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, उनकी मांग थी कि हमें प्रमाण पत्र चाहिए, जो हमारा हक है वो हमें चाहिए। उन पर वार हुआ। लोकदल के लोग, अगले ही दिन हमने घेरा सरकार और एक एहसास कराया सरकार को कि लोकदल इसे सहन नहीं करने वाला। आज भी मैं कहता हूं, अध्यक्ष जी ने ठीक कहा। एक तरफ वादा किया जा रहा है, घोषणा हो रही है, कह रहे हैं कि हम जारी करेंगे प्रमाण पत्र। चंद नेताओं को प्रमाण पत्र मिल जाने से समाज का भला नहीं होने वाला दोस्तों। जब तक समाज के एक एक नौजवान, एक एक व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, लोकदल उनके लिए संघर्ष। और सिर्फ संघर्ष के नाते नहीं, जब जब मौका मिला कानून बनाकर आपके लिए लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। बड़े चौधरी साहब की बात करते हैं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने क्या क्या कार्य किए, सारे कार्यों को मैं नहीं गिनवा सकता। और आज उस दौर के लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे बुजुर्ग यहाँ आए हैं दूर दूर से, जिन्होंने कभी उनको देखा होगा, उनके साथ काम किया होगा, उनके साथ चलते थे लोग, इन्हें याद है। आज जब लोकदल की आवाज कहीं उठती है तो उनके दिलों में चौधरी साहब की वो यादें फिर ताजा हो जाती है। चौधरी साहब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थे। आगरा विश्वविद्यालय में कोई छात्र पढ़ रहा होगा, उसकी छाती फूल जाती होगी ये सोच करके जहां मैं पढ़ाई कर रहा हूं, कभी बड़े चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी ने पढ़ाई करी। आज कोई नौजवान वकील वकालत कर रहा होगा तो ये सोचता होगा कि चौधरी साहब ने वकालत करी, फिर समाज के लिए काम किया, मैं भी वैसे करूं। आज कोई किसान उनको याद करता है तो
चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी ने दी थी जाने। ये हमें आजादी दिलाई थी। कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति सोचता है कि जब चौधरी साहब की सरकार होती थी कितना सख्त प्रशासन होता था, हमारे खिलाफ कोई उंगली उठाने कदम कोई किसी में नहीं था। भागीदारी राजनीतिक हमें दिलाई, सामाजिक सम्मान हमें दिलाया। ये भावना कोई आज अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी होगा, चौधरी साहब को याद करता होगा तो ये भावना उसके अंदर होती है। कोई दलित मजदूर जब उनको याद करेगा सोचेगा किस तरह से, किस ढंग से राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको जमीन पर अधिकार दिलाया, किस तरह से जब पटवारियों को एक झटके में हटाया तो लेखपाल की भर्ती में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराई। अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। चौधरी साहब अपनों को प्यार बहुत करते थे, लेकिन उनका गुस्सा भी मशहूर था। बहुत लोग बताते हैं जिसपे गुस्सा हो जाते थे तो वो भी एक आशीर्वाद की तरह उसे लेता था। चौधरी साहब आदर्शवादी थे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है जब उनको कोई राजनीतिक परिस्थितियां मिलती थी, अवसर मिलता था कि अपने लोगों का मैं फायदा पहुंचा सकता हूं, तो उस पद पर रह के राजनीतिक अवसर का फायदा उठाकर उन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। तो लोकदल की ये पहचान है और हमने लड़ाई लड़ी और मुझे खुशी है कि मेरे 5 साल के अनुभव में कुछ ठोस कदम भी उठे हैं जिससे संसद के पारित कानून के माध्यम से हमारे लोगों को अधिकार मिल सके। एक प्रमुख कारण है भूमि अधिग्रहण। ये वो क्षेत्र है जिसने बहुत संघर्ष किया। पुराना कानून अंग्रेज बना के छोड़ गए थे हमारे लिए, वही कानून चल रहा था। अब ये किसान आदमी जो मेहनत करता है वो जानता है किसान के पास वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। जब किसी साधारण किसान को सरकार का नोटिस आ जाता था वो ये सोच लेता था मेरी जमीन गई। कितने लोग लड़ पाते थे न्यायालयों में जाकर, कितने लोग लड़ पाते थे? नहीं लड़ते। 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी और पता लगता था कि कोर्ट का फैसला आया कि ये कानून है, इस कानून के मुताबिक सरकार चल रही है, आपकी जमीन जाए। जायज होने के बावजूद किसानों को दंड सहना पड़ता, किसानों की बहुत बड़ी पीड़ा। और ये सवाल उठता है कि एक तरफ हम विकास कहते हैं, विकास का अर्थ ये नहीं होता कि एक हाईवे बन जाए, कहीं गोल्फ कोर्स बन जाए, कहीं बड़ी इमारत खड़ी हो जाए। जो लोग वहां रहते हैं, जिनका जीवन उस पर आधारित है, श्रम पर, जब तक उनके पास कोई विकल्प नहीं है हम उसे एक झटके में तबाह करें, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये लोकतंत्र नहीं था और देश भर में कोने कोने में लोग संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पे आए थे। मुझे खुशी है कि एक प्रस्ताव संसद में मैंने रखा और मैं याद करता हूं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नया कानून जो बना है उसमें धारा 24 के तहत तमाम वो मामले जो लंबे चल रहे थे, जहां 5 साल या 5 साल से पूर्व अवार्ड हो चुका था लेकिन पोजेशन नहीं लिया, यहां जहां लोगों ने मुआवजा नहीं लिया, वो तमाम विषय नए कानून के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, ये ऐतिहासिक फैसला है। और जब इस फैसले की मुझे जानकारी मिली तो मुझे वो पल याद आए। श्री देशमुख जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं और चौधरी साहब और कुछ किसान प्रतिनिधि उनसे मिलने गए। मेरा प्रस्ताव संसद में पेश हो चुका था और उस समय कानून का एक मसौदा सरकार ने तैयार किया। तो चौधरी साहब ने उस समय उनको ये कहा था कि आप अच्छा बेहतर कानून ला रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन सुनिश्चित करें कि उस कानून का लाभ मेरे उन किसानों को मिल सके जो आज आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो आगरा के किसान हो, चाहे मथुरा के किसान हो, चाहे देश भर के किसान हो, जो आज अपनी जमीन के लिए सड़कों पे आए। जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद। और उस समय सरकारी ड्राफ्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि पुराने विषयों को भी नए कानून के दायरे में लाया जाए। उसके पश्चात ये आया है और आज ये कानून का हिस्सा है। आज आपको लाभ मिलेगा। अब जबरन आपकी जमीन राज्य में सरकार कोई भी आ जाए, जबरन किसी किसान की जमीन हिम्मत नहीं है कि कोई राज्य की सरकार हमसे ले ले।
ये एक बहुत बड़ा अधिकार जो आपका सुरक्षित रखा गया। लेकिन किसानी से मैं समझता हूं कि नौजवान जानते हैं कि आने वाले समय में गुजारा नहीं होने वाला। वो चाहते हैं कि हमारे लिए विकल्प तैयार हो। यूपी की ओर हम देखते हैं तो यहाँ ऐसा वातावरण नहीं दिखाई पड़ता कि लोग निवेश करें, कि यहाँ लोग कारखाने लगाएं। एक साल पूर्व यहीं आगरा में एक सम्मेलन CII औद्योगिक घरानों का हुआ था। मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और बड़ी बड़ी बातें वहां रखी गई थी। मैं तो इतना ये आंकड़ा आपके बीच में रखता हूं कि हमारे यहाँ निवेश नहीं हो रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य था निजी क्षेत्र के निवेश का उत्तर प्रदेश का 2,64,000 करोड़ का, और उसके सामने सिर्फ 43,000 करोड़ आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में और महत्वाकांक्षी उन्होंने लक्ष्य रखा, कह रहे हैं कि हर वर्ष 2,37,000 करोड़ का निवेश होगा। लेकिन भाइयों, मुझे लगता नहीं है, कानून व्यवस्था को देखकर, बिजली को देखकर, गांव में कितने घंटे बिजली आ रही है? 4, 3, अलग अलग गांव से लोग आए हैं। कितने ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं गांव गांव में। जहां बिजली नहीं होगी, जहां सड़कें नहीं होंगी, जहां कानून व्यवस्था नहीं होगी, वहां कोई पैसा लगाएगा? IT के क्षेत्र में बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। एक साल पूर्व यहाँ घोषणा हुई थी कि आगरा को IT सिटी बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, क्या किया है आपने? उत्तर भारत में जितना निर्यात होता है IT के क्षेत्र में 35% उत्तर प्रदेश से होता है। देश भर में IT क्षेत्र में जितने लड़के लग रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, 15% उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, विश्वविद्यालय है। किस तरह अपनी जमीन बेच बेच कर गांव का व्यक्ति अपने लड़के को पढ़ाता है, लेकिन पढ़ने के बावजूद नौकरियां नहीं मिल रही। ऐसे उद्योगों को हमें बढ़ावा देना हो। चौधरी साहब चाहते थे कि कृषि पे आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित हो गांव गांव। अगर लोकदल किसानों की हिमायत करता है, जो जमीन के मालिक हैं, उनके हित में हमने संघर्ष किया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उद्योग के खिलाफ। औद्योगिकरण की एक नई लहर पश्चिमी यूपी में हमें लानी। मैं ये भी कहता हूं कि हमारे साथ पक्षपात होता है, ये कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसी आगरा में जब एक साल पहले मुख्यमंत्री आए थे, इन्होंने घोषणा करी थी कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई भी औद्योगिक घराना कारखाना लगाने के लिए जमीन लेगा तो 100% स्टैंप ड्यूटी की छूट मिलेगी। लेकिन ये छूट भाइयों हमारे जिलों में पश्चिमी यूपी के क्षेत्र को बाहर रख दिया था। उन्होंने कहा था बुंदेलखंड में लगाएगा उद्योग, उसको छूट मिलेगी। पूर्वांचल में लगाएगा उद्योग, उसको छूट मिलेगी। मध्य यूपी में कोई उद्योग लगाएगा, उसको छूट मिलेगी। लेकिन आगरा की जमीन पर आकर उन्होंने आगरा का जिक्र नहीं किया, पश्चिमी यूपी का जिक्र नहीं किया। ये हमारे साथ, हमारे देश के, प्रदेश के, राज्य के साथ बड़ा बुरा धोखा है। क्योंकि यहाँ के लोग, देश की राजधानी हमारे करीब, यहाँ की जमीन अच्छी है, पानी अच्छा है, यहाँ के लोगों की क्षमता है, लेकिन पक्षपात होता है। वकील है, अच्छी संख्या में वकील आगरा में रहते हैं, काम करते हैं, और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में हमें हाईकोर्ट की बेंच मिल जाए। सहारनपुर का आदमी जाता है, इलाहाबाद उसके लिए 700-800 किलोमीटर दूर है। वादकारियों को कितना बड़ा खर्चा देर करना पड़ता है। तो ये मैं समझता हूं कि उचित मांग थी। चौधरी साहब ने पहल करी, कानून मंत्री से मिले, कानून मंत्री ने प्रस्ताव रखा, यूपी के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, पूछा कि आप जमीन दें, आप प्रस्ताव दें, ताकि हम अपनी मोहर लगा सकें और पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करा सकें। लेकिन क्या यूपी की सरकार ने जवाब दिया? अब तक भी कोई जवाब नहीं दिया। ये हम और आपको देखना हो, कैसे ऐसे काम चलने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता
पूर्वांचल का क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, वहां कोई निवेश करेगा तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन वहीं हमें सोचना होगा, हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, अपने लोगों को बढ़ाना होगा, अपने परिवार अपने कुनबे को मजबूत करना होगा, अपनी सोच और विचारधारा को कायम रखना होगा। और इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं, आपका समर्थन मांगने। बात बड़ी बड़ी होती है और कहते हैं कि चौधरी साहब की विचारधारा बहुत बड़ी थी, ठोस थी, उनकी विरासत बड़ी थी, ये सत्य है, लेकिन उनकी विरासत कौन संभाल सकता है? कौन संभाल सकता है उनकी विरासत? उनकी विरासत की संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। उनकी इस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। हर एक वो व्यक्ति जो चौधरी साहब का अनुयायी अपने आप को कहता हो, जो ईमानदारी को पसंद करता हो, जो राजनीति में स्वच्छ राजनीति की एक नए दौर को स्थापित करने का संकल्प लेता हो, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि चौधरी साहब के दिखाए गए रास्ते पर चल के इस देश को उन्नति और खुशहाली की ओर ले जाएं। हमें सोचना होगा। मैं आज आपके बीच में आया हूं, इस उम्मीद के साथ आया हूं कि आप मेरा साथ दोगे और मैं आपका साथ दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और मैं चेतावनी दे रहा हूं, लखनऊ तक आपकी आवाज आ रही है दोस्तों। आज हम एक स्वर में बोले। प्रदेश का नौजवान क्या चाहता है मैं जानता हूं, मैं भी युवा। अगर फिल्मी हीरो को हीरोइन को नाचता देखना चाहते तो फिल्म की टिकट खरीद सकते थे। एक तरफ लोग दुखी हो, किसान दुखी हो, एक तरफ आग जल रही हो धार्मिक उन्माद की, और दूसरी तरफ आप महोत्सव के नाम पे नंगा नाच कराते हैं। ये हम सब देख रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। मैं ये भी जानता हूं कि आगरा की जमीन पे ये आयोजन हो रहा है। यहां आलू की बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ओलावृष्टि का प्रभाव बहुत खराब पड़ा है फसल पर। मैं पूछूंगा जितने लोग यहाँ हैं, क्योंकि ये देश टीवी स्टूडियो में जो लोग बैठे होते हैं उनसे नहीं चलता, जो धरातल पे पसीना खून पसीना बहाकर हमने देश बनाया जो किसानी करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ओलावृष्टि का क्या खराब प्रभाव, क्या असर पड़ा है खेती पर? नुकसान है? क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि आया? लोकदल के प्रतिनिधि, चौधरी साहब के अनुयायी, सुन लो, सरकार को घेरना पड़े तो घेरेंगे, लेकिन जो किसानी करता है उसका ये नुकसान नहीं होने देना। ये लोग कहते हैं कि नहरें चल रही हैं, सरकार कहती है कि नहरें चल रही हैं। तेल तक पानी पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। मेरी जानकारी में है कि एकमातपुर तहसील में नहर टूट गई, और सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है, जगह जगह यही हो रहा है। हजारों बीघे जो हमारी खेती थी कब बेकार हो गई है। ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है, ये सरकार की नाकामी। मैं आज आपके बीच में संकल्प लेता हूं, लोकदल परिवार की ओर से ले रहा हूं कि जहां कहीं भी अन्याय होगा हम लड़ेंगे। किसान को लागत अनुसार लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए जिस तरह से पहले कदम उठाएं, उसी ढंग से उस सोच को आगे बढ़ाते हुए लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि राज्य के नौजवानों के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करेंगे। सब हाथ उठा के मेरे साथ संकल्प लें। तैयार है?
बड़ा शोर सुना था, बड़ी चर्चा थी कि यहाँ भाजपा की एक मीटिंग हुई है। आज ये जो हजूम आया है, चुप रह सकते क्या? चुप रह। आज ये जो हजूम यहाँ पे है, गांव का, गरीब का, किसान का, पिछड़े वर्ग का, अखिलियत का, आज बहुत से लोगों की नींद उड़ जाएगी। भाजपा के नेता आज रात को सोने नहीं पाएंगे। ये आप लोग बात करेंगे, बैठ जाओ। अभी जयंत पे कहा था कि चौधरी साहब को गुस्सा बहुत आता था, बड़े चौधरी साहब को। मंच पे चौधरी साहब जिसकी तरफ देख लेते थे वो मंच से कूद जाया करता था डर के मारे। तो मैं कह रहा था कि आज जो हजूम यहाँ पे आया, इसने साबित कर दिया है कि देश की जनता, आगरा की जनता मोदी के झांसे में आने वाली नहीं है। और इसी आगरा में आए थे मुलायम सिंह। मेरा समझ नहीं आ रहा मुझको, क्यों आप लोग शोर मचा रहे? इसी आगरा में मुलायम सिंह आए थे। उन्हें एक जाति विश्वास विशेष का नाम लेकर मुजफ्फरनगर के दंगों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की थी। मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता, मुजफ्फरनगर की जनता ये भी तय कर देगी कि ये कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था, ये एक राजनीतिक दंगा था। क्या बोल रहे हो तुम? मुजफ्फरनगर की जनता ने ये तय कर देगी कि सांप्रदायिक दंगा नहीं था, एक राजनीतिक दंगा था। ये सपा और भाजपा की साजिश थी कि जनता को आपस में भिड़ा दिया जाए और राजनीतिक फायदा उठाया जाए। ये योजना मुलायम सिंह ने बहुत पहले शुरू कर दी थी, जो उन्होंने कोसी यात्रा के नाम पे 2 घंटे सिंघल साहब से बात की, वीएचपी के नेता से, और फिर 8000 पुलिस लगा दी कि कोसी यात्रा को रोकेंगे। कहीं कोई यात्रा नहीं हो रही थी, खाली वो भावना भड़काना चाहते थे। फिर जब नोएडा में एक महिला एसडीएम ने रेत माफिया को पकड़ने का काम किया, तो मुख्यमंत्री ने कहा ये सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, इसलिए उसका ट्रांसफर कर देते हैं। मेरठ में 1 महीने पहले दंगा हो चुका था, वहां किसी का ट्रांसफर नहीं किया। नोएडा में दंगा हो जाएगा, इसलिए ट्रांसफर कर देते हैं। वो भी एक सांप्रदायिक आग भड़काने की कोशिश थी। हमने मुजफ्फरनगर में बहुत पंचायत की है, हमने मथुरा में भी पंचायत की है जब धनखड़ों के साथ अन्याय हो रहा था। हमने बागपत में भी पंचायत की है जब एक मुस्लिम नवयुवक को प्रताड़ित किया जा रहा था। हमारी पंचायत प्रशासन के खिलाफ हुआ करती थी और हर समय प्रशासन झुका, लेकिन भाजपा ने जो लड़ाई प्रशासन के खिलाफ लड़नी चाहिए थी, एक महिला के साथ अगर उसको तंग करने की कोशिश होगी तो गुस्सा आएगा लोगों को, गुस्सा आना चाहिए लोगों को। लेकिन वो लड़ाई हमको प्रशासन के खिलाफ लड़नी थी, भाजपा ने उस प्रशासन को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया था। मत भूलो, इसी मैदान में जिन 2 भाजपा के एमएलए ने ये दंगा कराने का काम किया था, उनको सम्मानित करने का काम भाजपा के नेताओं ने किया था। जो चौधरी साहब के अनुयायी हैं वो जानते हैं, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सन 47 में दंगा नहीं हुआ, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1992 में दंगा नहीं हुआ। और अब जब कोई कारण नहीं था, सिर्फ चुनावी फायदे के लिए भाजपा और सपा ने ये दंगा कराने का काम किया। अगर शहर में दंगा होता है, कर्फ्यू लगा देगी पुलिस बटालियन बुला ली जाएंगी, आर्मी बुला ली जाएगी, दंगा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर गांव-गांव में दंगा हो जाएगा
तो ये प्रदेश बचने वाला नहीं है। वहाँ गांव-गांव में कर्फ्यू नहीं लग सकता, गांव-गांव में पुलिस थाना नहीं हो सकता, गांव-गांव में आर्मी नहीं बुलाई जा सकती। तो लोकदल का लक्ष्य वो भाईचारा कायम करने का है, जिसे भाजपा और सपा बिगाड़ना चाहती है। भाषण बहुत हो चुके हैं, आपको पता है आज उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि सरकार बहुत है। उत्तर प्रदेश में 5.5 मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री नहीं है। और जो मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठा है वो आधा ही है 5.5 में। कहीं किसी बात पे कोई निर्णय नहीं लिया जाता। आज से 2 साल पहले जब मैं उड्डयन मंत्री बना, मैंने पाया कि सारे देश में नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, हवाई यात्रा शुरू हो रही है। आज आर्थिक विकास के लिए हवाई अड्डा बनाना बहुत जरूरी है। मैंने 9 हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव दिया, 2 साल हो गए। इसी आगरा में मैं चाहता हूं कि जो एयरफोर्स का है उसके पास एक टर्मिनल बन जाए तो यहाँ पे हवाई यात्रा शुरू हो जाए। 2 साल से ज्यादा हो गए, मैं हर हफ्ते सुनता हूँ कि आज स्वीकार हो जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी पास कर चुकी बहुत पहले, लेकिन इतना दबाव है मुलायम सिंह पे उनके समर्थकों का कि मुझे लगता है वो भी जल्दी हो जाएगा और आगरा में जल्दी ही एक हवाई अड्डा बनने की शुरुआत हो जाएगी। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। आज लोग बहुत गुस्सा है, प्रदेश सरकार से, सब सरकारों से गुस्सा है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में सपा का विकल्प बसपा होगी और बसपा का विकल्प सपा होगी? अगर इसी चक्कर में फंसे रहे तो उत्तर प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं। याद है पिछले असेंबली चुनाव से पहले जो आज मुलायम की गुंडागर्दी हम लोग सह रहे, इसी गुंडागर्दी के कारण जनता ने उसको हरा के बसपा का शासन लाई थे। याद है कि नहीं है? गुंडागर्दी ही कारण था ना, जो आज से 10 साल पहले मुलायम, आज से 5 साल पहले मुलायम को हरा के बसपा को लाए थे। और याद करो 10 साल पहले बसपा की लूटमार से तंग होकर सपा को लाए थे और फिर बसपा तंग होकर फिर सपा को ले आए। अगर सपा बसपा में फंसे रहोगे तो ना उत्तर प्रदेश का कल्याण होना है, ना तुम्हारा कल्याण होने वाला है। इन दोनों से छुटकारा पाना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हालांकि पार्लियामेंट के चुनाव है, लेकिन हमें एक संदेश देना है। इस प्रदेश में दंगा पार्टी भाजपा, इस प्रदेश में गुंडा पार्टी मुलायम, इस प्रदेश में लुटेरी सरकार मायावती की कोई जगह किसी को स्वीकार नहीं। उत्तर प्रदेश इतना विकास, इतना बड़ा प्रदेश है, आबादी के हिसाब से दुनिया का 5वां देश है, 5वां। इतनी बड़ी प्रशासकीय इकाई दुनिया में कहीं नहीं है। हमने बहुत दिनों से कोशिश की कि हरित प्रदेश अलग बन जाए। आप बगल में देखो उत्तराखंड में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, क्या विकास हुआ है, लेकिन पश्चिमी प्रदेश निरंतर पिछड़ता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ की मेहनत का फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा। अगर हरित प्रदेश अलग प्रदेश बन जाएगा तो आज जो कहते हैं हरियाणा है, केरल है, पंजाब है, बहुत तरक्की की है, इस हरित प्रदेश के सामने ये कोई राज टिकने वाले नहीं। आज ये संकल्प रैली में मैं चाहता हूं कि आप सब संकल्प लो, जो हरित प्रदेश को बनाएगा उसके साथ रहोगे, जो गुंडागर्दी के खिलाफ है उसके साथ रहोगे, जो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं उसके खिलाफ हो, जो लुटेरी पार्टी है बसपा उसके खिलाफ हो। आपने अगर ये संकल्प ले लिया तो आज ये रैली में सफल मानूंगा, और यही नहीं आपकी तरक्की होगी उत्तर प्रदेश
जिसको आज दिल्ली में सब लोग उल्टा प्रदेश बोलते हैं। यूपी को लोग